देखते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। देखो, इसके पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन जब चालू हुआ, उसके पहले कुछ कारण थे सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू होने के। सबसे पहला कारण था जब साइमन कमीशन भारत आया, तो साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य उसमें शामिल नहीं था, जिसके कारण भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध किया। एक व्यक्ति थे जो साइमन कमीशन का विरोध करते हुए जिनकी मृत्यु हुई थी, उनका नाम क्या था? लाला लाजपत राय। जब वो साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, साइमन गो बैक के नारे लगा रहे थे, तो पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज हुआ और लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय की मृत्यु होती है। और इसी के बाद आप सब भगत सिंह वाले जो भी आप देखते हैं कि असेंबली में बम फेंकना, ये सब इसी के बाद होता है। अब देखो, यहां पर जब साइमन कमीशन भारत आया और उस पर कोई भी भारतीय सदस्यों को शामिल नहीं किया गया, तो इसका विरोध किया गया भारतीयों के द्वारा। तो अंग्रेजों ने भारतीयों को यह जवाब दिया कि कोई भारतीय अपना संविधान बनाने के लिए खुद में सक्षम नहीं है, यानी वो इतने पढ़े लिखे नहीं है कि वो अपना संविधान खुद बना पाए, इसी के लिए हमने कोई भी भारतीय को शामिल नहीं किया। तो यहां पर जैसे ही ये चुनौती दी गई और बोला गया कि अगर भारतीय अपना संविधान बना के दिखा देते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, उनको भी साइमन कमीशन में ऐड कर देंगे। क्लियर है? यानी साइमन कमीशन में कोई भारतीय सदस्य नहीं था। क्यों नहीं था? अंग्रेजों का क्या मत था क्यों नहीं है? क्योंकि भारतीय उसका मतलब उस संविधान बनाने के या कानून बनाने के लिए उतने पढ़े लिखे नहीं है, उतने सक्षम नहीं है, इसी के लिए वो साइमन कमीशन में नहीं है। अगर कोई भी भारतीय संविधान बनाकर या कानून बनाकर दिखा देता है, तो हम उनको शामिल कर लेंगे, ऐसा अंग्रेजों ने कहा। तो इस चुनौती को स्वीकार किया गया। सभी दल, जितने भी भारत में दल काम कर रहे थे, कांग्रेस हो गया, मुस्लिम लीग हो गया, ये सब मिलकर क्या कर लिए, एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाए। और उस सर्वदलीय सम्मेलन में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में क्या किया गया, उस मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति बना दी गई, जिसे नेहरू समिति के नाम से जानते हैं। और इस नेहरू समिति ने एक कानून का खाका तैयार कर लिया। क्लियर है? तो जब ये कानून का खाका तैयार करके अंग्रेजों के सामने रखे, तो अंग्रेजों को तो वैसे ही नहीं मानना था, तो अंग्रेज उनके कोई भी बोले कि हम तो मानेंगे ही नहीं। तो ये आखिरी में नेहरू समिति बस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेहरू समिति ने साइमन कमीशन का जब विरोध हुआ और अंग्रेजों ने बोला कि भारतीय कोई भी कानून बनाने में सक्षम नहीं है, तब इस समिति ने कानून बनाकर दिखाया। लेकिन इस समिति में जो मांग रखी गई थी, यानी यहां पर समिति में जैसे ये कानून क्यों बन रहा था, 1929 में कानून बनना था, जैसे 1909 में बना, 19 में बना, फिर 29 में बनना था। तो यहाँ पे समिति ने जो 1929 के कानून बनाने की सिफारिश की, उसमें यह सिफारिश की कि हमको डोमिनियन स्टेटस चाहिए। डोमिनियन स्टेटस का मतलब यह है कि प्रांतों में तो हम काम करेंगे, लेकिन अभी भी हमारे ऊपर कौन होंगे? अंग्रेज होंगे। ये डोमिनियन स्टेटस का इन लोगों ने दर्जा मांगा, ये समिति की रिपोर्ट में था। अब यहां पर मोतीलाल नेहरू समिति की रिपोर्ट के ऊपर उन्हीं के बेटे ने क्या कर दिया कि आरोप लगा दिया, और सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने ये बोला कि उन्होंने तो वैसे ही आपकी रिपोर्ट को नहीं मानना है, तो आप यहाँ पे डोमिनियन स्टेटस क्यों बोल रहे? आप बोलो कि हमको पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, वैसे भी आपकी रिपोर्ट तो उन्होंने मानना है नहीं, तो आप अपने आप को नीचे दिखाना क्यों चाहते हो? आप बोलो कि हमको पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। तो यहाँ पे गांधी जी बोलते नहीं, अंग्रेजों से अभी हम पूर्ण स्वतंत्रता नहीं ले पाएंगे, हमको अभी जो है डोमिनियन स्टेटस ही चाहिए और अंग्रेज हमारी बात मानेंगे। तो जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जो है वो सम्मेलन छोड़ के चले गए और उनको बोला आप देख लो, जाके पूछ लो कि मानते हैं कि नहीं मानते। तो इसी समय प्रथम गोलमेज सम्मेलन बुलाने की बात चलती रहती है। तो जो लॉर्ड इरविन रहते हैं, वायसराय रहते हैं, वो गांधी जी को बुलाते हैं और उनको बोलते हैं कि आपको गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने के लिए लंदन जाना है। तो यहां पर लॉर्ड इरविन जब बोलते हैं लंदन जाना है, तो गांधी जी बोलते हैं कि वो क्यों बुलाना चाहते हैं वहां पे सम्मेलन। तो वो बोलते हैं कि आपका जो अगला कानून बनना है उसके लिए एक मीटिंग रख रहे हैं, सभी दल के नेताओं को बुला रहे हैं, सब अपनी मांग रखेंगे, उस मांगों में से ही अगला कानून बनेगा। यानी साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर मेन रूप से आप बोल सकते हो, साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया 1929-30 के आसपास, ठीक है, 30 के आसपास। अब देखो यहां पर जब गांधी जी बोलते हैं लॉर्ड इरविन को, अगर हम वहां पे जाते हैं तो आप मेरे को लिखित रूप में दोगे कि हमको डोमिनियन स्टेटस मिलेगा, क्योंकि वो तो नेहरू रिपोर्ट में तो डोमिनियन स्टेटस ही मांगे। तो लॉर्ड इरविन बोलते हैं मैं लिख कर नहीं दे सकता कि आपको डोमिनियन स्टेटस मिलेगा। तो गांधी जी बोले मैं जाऊंगा नहीं।
समझ रहे हो? तो यहां पर प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस शामिल ही नहीं हुई, और यहां से गांधी जी को समझ आ गया जो जवाहरलाल नेहरू सुभाष चंद्र बोस बोल रहे थे बिल्कुल सही बोल रहे थे। और इसी बीच फिर कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है 1929 वाला, और लाहौर अधिवेशन जो होता है उसके बाद 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के किनारे झंडा फहराया जाता है, और उसी को हम पहला स्वतंत्रता दिवस बोलते हैं। क्या डेट थी? 26 जनवरी 1930, ये पहला स्वतंत्रता दिवस की डेट थी हमारी, जो 15 अगस्त के पहले हम जब स्वतंत्रता दिवस मनाते थे। लाहौर में रावी नदी के किनारे झंडा फहराया गया। अब देखो इसी कारण क्या है कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन चुका था, लेकिन हमने लागू कब से किया? 26 जनवरी से किया। क्यों? क्योंकि एक इंपॉर्टेंट डेट थी हमारे इतिहास की। इसी के लिए 26 जनवरी 1950 को हमारा गणतंत्र दिवस मनाया गया पहला। यानी संविधान कब से लागू हुआ? 26 जनवरी। किस डेट के कारण? इस डेट के कारण, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण डेट थी हमारे इतिहास में। इसी के लिए संविधान तो नवंबर में बनकर तैयार हो गया, लेकिन लागू कब से किया गया? 26 जनवरी से लागू किया गया। क्लियर? अब देखो यहां पर, अब ये सब हो गया, रावी नदी किनारे झंडा वंडा फहरा दिए। अब यहां पर होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत, क्योंकि गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गांधी जी गए नहीं, यानी कांग्रेस गई नहीं। तब यहां पर क्या होता है? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का मेन उद्देश्य रहता है नमक कानून को तोड़ना, और जहां नमक कानून नहीं है वहां पे जंगल कानून को तोड़ना। यानी अवज्ञा का मतलब मांग करना। ठीक है, तो उन लोग मांग क्या कर रहे थे? गांधी जी ने तो मांग रखी थी ऊपर अपनी, जब उस रिपोर्ट आती नेहरू रिपोर्ट, उसके बाद गांधी जी 11 सूत्री मांग रखते हैं। उन मांगों को लॉर्ड इरविन नहीं मानते, तो गांधी जी नहीं जाते गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए। तो नमक, अब यहां पर कुछ सविनय अवज्ञा आंदोलन के अगर आप बोलोगे कुछ कार्यक्रम तय हुए, जिसमें सबसे पहला कार्यक्रम क्या था? नमक कानून को तोड़ना। और नमक कानून, जहां पे अब छत्तीसगढ़ में तो नमक है नहीं, समुद्र है नहीं, तो छत्तीसगढ़ में क्या करेंगे? जंगल कानून तोड़ेंगे। यानी जहां जहां नमक कानून नहीं तोड़ सकते वहां पे क्या तोड़ना है? जंगल कानून को तोड़ना है। अब जंगल कानून कैसे तोड़ेंगे? जैसे कि अंग्रेजों ने आरक्षित वन घोषित किया हुआ था। अंग्रेजों ने आरक्षित वन में क्या होता है? किसी को अंदर जाने की एंट्री नहीं होती। तो यहां पर क्या करते थे वो, तब भी अपने पशुओं को लेकर क्या करते थे? आरक्षित वन में प्रवेश करवाते थे। पशु जाकर इनकी घास को चरते थे आरक्षित वन में, पेड़ को खाने लगते थे जो भी पत्ती वत्ती है, और यही आपका जंगल कानून टूट जाता था। तो यहां पर क्योंकि हमारे यहाँ नमक नहीं बन सकता था, इसी के लिए यहां पर क्या तोड़े? जंगल कानून तोड़े। अगला देखो, महिलाओं के द्वारा विदेशी वस्तुओं की दुकानों के बाहर धरने दिए गए। अस्पृश्यता को त्यागना, यानी छुआछूत का विरोध किया गया। और सरकारी संस्थानों का बहिष्कार करना, जितनी भी सरकारी संस्थानें थी सबका बहिष्कार किया गया। अवज्ञा का मतलब अपनी मांग मनवाना, और उसके लिए क्या किया गया? बहिष्कार किया गया। अब देखते हैं इसमें रायपुर में आंदोलन। रायपुर में आंदोलन के लिए देखेंगे 6 से 13 अप्रैल 1930 को राष्ट्रीय सप्ताह मनाने का निर्णय लिया गया। 6 से 13 अप्रैल 1930 को, ये डेट लिख लो कॉपी में। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 6 से 13 अप्रैल 1930 को राष्ट्रीय सप्ताह बनाने का निर्णय लिया गया। ये इंपॉर्टेंट डेट है। 6 से 13 अप्रैल 1930 को राष्ट्रीय सप्ताह बनाने का निर्णय लिया गया। अब देखो 13 अप्रैल 1930 को, अब 6 से 13 अप्रैल होना था, 13 अप्रैल को महाकौशल राजनीतिक परिषद का अधिवेशन रायपुर में आयोजित होना था। अब महाकौशल राजनीतिक परिषद के अधिवेशन की अध्यक्षता करने के लिए जवाहरलाल नेहरू रायपुर आने वाले थे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू को क्या किया गया? गिरफ्तार कर लिया गया अंग्रेजों के द्वारा, जिस कारण इस मीटिंग को 2 दिनों के लिए टाल दिया गया। और 15 अप्रैल 1930 को महाकौशल राजनीतिक परिषद का अधिवेशन रायपुर में पुनः आयोजित किया गया, सेठ गोविंद दास की अध्यक्षता में। तो लिखो इसको, 13 अप्रैल 1930 को रायपुर महाकौशल राजनीतिक परिषद का अधिवेशन रायपुर में होने वाला था जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, लेकिन जवाहरलाल नेहरू जब गिरफ्तार हो गए तो 15 अप्रैल 1930 को इस सम्मेलन को आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता सेठ गोविंद दास के द्वारा की गई। सेठ गोविंद दास, वही स्वराज दल वाले सेठ गोविंद दास। अब यहां पर जो है, जो पंडित रविशंकर शुक्ल हैं, जो पंडित रविशंकर शुक्ल है, वो इसी सम्मेलन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl
प्लस आपका सोडा को मिलाते हैं और यहां पर आपका नमक बनाते हैं, कृत्रिम नमक। यहीं पर याद रखना 15 अप्रैल 1930 को रायपुर में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडा को मिलाकर यहां पर NaOH को मिलाकर क्या कर दिया जाता है, आपका रविशंकर शुक्ल के द्वारा नमक बना के नमक कानून का उल्लंघन किया जाता है। और इस काम में उनकी मदद करते हैं सेठ गोविंददास, द्वारका प्रसाद मिश्र, महंत लक्ष्मी नारायण और रामचरण द्विवेदी। याद रखना है ये नाम, सेठ गोविंददास, द्वारका प्रसाद मिश्र, लक्ष्मी नारायण और महंत लक्ष्मी नारायण और रामचरण द्विवेदी, इनके द्वारा नमक कानून तोड़ा गया। रविशंकर शुक्ल मेन थे तो उन्हीं का नाम पेपर में आता है, बाकी ये 3-4 नाम और है, सेठ गोविंददास, द्वारका प्रसाद मिश्र, लक्ष्मी नारायण, महंत लक्ष्मी नारायण और रामचरण द्विवेदी, ये कुछ मेन नाम है। अब इसके बाद रविशंकर शुक्ल गिरफ्तार हो जाते हैं। अब देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन में, रायपुर में जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया तो जनता यहाँ के 5 नेताओं को 5 पांडव नाम से पुकारती थी। ये आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि 5 पांडव में किस नाम का कौन व्यक्ति था। तो यहाँ पर युधिष्ठिर वामनराव लाखे को बोला जाता था, भीम महंत लक्ष्मी नारायण को बोला जाता था, अर्जुन ठाकुर प्यारेलाल को बोला जाता था, नकुल मौलाना अब्दुल रऊफ को बोला जाता था, सहदेव शिवदास डागा को बोला जाता था। ये 5 पांडव, जनता इनको 5 पांडव बोलती थी, रायपुर के 5 पांडव, अवज्ञा के 5 पांडव। तो युधिष्ठिर वामनराव लाखे, भीम महंत लक्ष्मी नारायण, अर्जुन ठाकुर प्यारेलाल, नकुल मौलाना अब्दुल रऊफ, सहदेव शिवदास डागा। चलो ये हो गया रायपुर में। अब देखते हैं यहां पर धमतरी में आंदोलन का प्रचार। तो देखो धमतरी में भी इस समय पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा पुनः सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की गई। 1930 में धमतरी में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना पंडित सुंदरलाल शर्मा। रायपुर में कब की थी सत्याग्रह आश्रम की स्थापना, कल पढ़े थे, याद आ रहा है कुछ? डेट फरवरी में था कुछ, बताओ। वाह, हाँ 18 फरवरी नहीं था, 7 फरवरी था, ठीक है। 7 फरवरी 1921 रायपुर में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना। धमतरी में 1930 में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना हो रही है। अब देखिए जो धमतरी था, धमतरी में पूरी तरीके से जंगल सत्याग्रह होते हैं, चाहे आप गट्टा सिल्ली जंगल सत्याग्रह बोलो, चाहे आप उसके बाद रुद्री जंगल सत्याग्रह बोलो, सब धमतरी के क्षेत्र में ही हुए हैं। अब देखते हैं बिलासपुर में आंदोलन। तो बिलासपुर में है, आंदोलन के कार्यक्रम के अनुसार दिवाकर कार्लिकर के नेतृत्व में शराब दुकान के बाहर धरना दिया गया और दुकान की सारी शराब को बाहर फेंककर उससे जला दिया गया और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। तो याद रखना बिलासपुर में शराब दुकान के बाहर धरना किसने दिया था? दिवाकर कार्लिकर। ये नाम याद रखना है, दिवाकर कार्लिकर के द्वारा शराब दुकान के बाहर धरना दिया गया था बिलासपुर में। अब देखो यहाँ पे अगला कार्यक्रम है वानर सेना का गठन। अब वानर सेना क्या होती थी? बच्चों की एक सेना होती थी, बच्चों का एक झुंड होता था जो सुबेरे सुबेरे प्रभात फेरी निकाल कर क्या करता था, अलग अलग में जो भी आंदोलन के कार्यक्रम होते थे उसको सभी जनता के बीच पहुंचाता था। रैली निकलती थी, भारत माता की जय, वंदे मातरम, ये सब के नारे लगते थे। तो बिलासपुर में वानर सेना का जो गठन है वो आपका हुआ था, ये याद रखना है। किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो यहाँ पर देखिए कि जो यहाँ पर किसी को याद है बिलासपुर में वानर सेना का गठन? केयूर भाई, हाँ, वासुदेव देवरस, वासुदेव देवरस। बिलासपुर में वानर सेना का गठन वासुदेव देवरस। चलो अब देखते हैं और क्या हुआ है। 1930 में बैरिस्टर छेदीलाल की अध्यक्षता में बिलासपुर जिला परिषद का एक सम्मेलन बुलाया गया जिसमें यह निर्णय लिया गया कि बिलासपुर के टाउन हॉल में झंडा फहराया जाएगा और शासन के विरोध के बावजूद बैरिस्टर छेदीलाल ने
8 अगस्त 1930 को बिलासपुर के टाउन हॉल में झंडा फहराया? इसको नाम नोट कर लो, नाम नोट कर लो। 8 अगस्त 1930 बिलासपुर के टाउन हॉल में झंडा फहराया गया, नाम इसका नोट कर लो। बिलासपुर के टाउन हॉल में झंडा, बैरिस्टर छेदीलाल, 8 अगस्त 1930। इसके अलावा 16 अगस्त 1930 को क्रांति कुमार भारती ने शासकीय हाई स्कूल में झंडा फहराया। 16 अगस्त 1930 को क्रांति कुमार भारती ने शासकीय हाई स्कूल में झंडा फहराया। और यह भी आपके हैंडपंप टेक्नीशियन में क्वेश्चन पूछा गया था। ये 16 अगस्त 1930 को डेट पूछा गया था, क्रांति कुमार भारती ने शासकीय हाई स्कूल में झंडा फहराया बिलासपुर में। अगला देखते हैं, राम गोपाल तिवारी, गजाधर साव और कालीचरण शुक्ल ने मुंगेली में इस आंदोलन का नेतृत्व किया। यह पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखते हैं दुर्ग में आंदोलन। तो दुर्ग में याद रखना, दुर्ग में इस आंदोलन का नेतृत्व नरसिंह प्रसाद अग्रवाल और राम प्रसाद देशमुख, वी.वाई. तामस्कर और रत्नाकर झा ने किया। बस इंपॉर्टेंट नाम नरसिंह प्रसाद अग्रवाल और तामस्कर, रत्नाकर झा। भली राम प्रसाद देशमुख नहीं भी पढ़ोगे चल जाएगा। नरसिंह प्रसाद अग्रवाल, वी.वाई. तामस्कर और रत्नाकर झा ने किया। ये इंपॉर्टेंट है। सेकंड पॉइंट, दुर्ग में किसानों के द्वारा एक किसान सभा का गठन किया गया जिसके प्रमुख उदयराम थे। याद रखना, इस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान दुर्ग में किसान सभा का आयोजन हुआ या किसान सभा का गठन हुआ जिसके प्रमुख उदयराम थे। अब देखते हैं यहां पर आंदोलन में महिलाओं की भूमिका, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं की क्या क्या भूमिका रही है तो वो देख लेते हैं। देखो, इस आंदोलन में डॉक्टर राधाबाई का नाम प्रमुख है, यानी सबसे महिलाओं में सबसे प्रमुख नाम आता है डॉक्टर राधाबाई का। अब ये डॉक्टर राधाबाई जो है ये आपके नागपुर की रहने वाली थी और नागपुर से फिर ये रायपुर आई थी, एक नर्स थी। ठीक है, तो डॉक्टर राधाबाई प्रमुख थी। इनके नेतृत्व में 23 महिलाओं ने रायपुर में इस आंदोलन का नेतृत्व किया, जिन्हें आगे चलकर जून 1932 में गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया और 6 माह की सजा सुनाई। आपके लिए इंपॉर्टेंट है डॉक्टर राधाबाई का नाम। तो डॉक्टर राधाबाई का संबंध आपको पता होना चाहिए सविनय अवज्ञा आंदोलन से रहा है। आगे देखिए, जब छत्तीसगढ़ में जंगल सत्याग्रह कमजोर पड़ा तब महिलाओं के द्वारा शराब दुकान और विदेशी वस्त्रों की दुकानों के पास धरना दिया गया, जिसमें प्रमुख नाम केतकी बाई का आता है, रुक्मणी बाई का नाम आता है और आपका रामवती बाई का नाम आता है। तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़ी हुई महिलाएं केतकी बाई, रुक्मणी बाई और रामवती बाई। अब देखो, रायपुर के एक व्यापारी फीका भाई की दुकान के बाहर जब धरना दिया गया तो पुलिस के द्वारा फुटेनिया बाई, मंटोरा बाई, मुटकी बाई को गिरफ्तार किया गया। बस महिलाओं के नाम लिख लो, बाकी सब ने शराब दुकान या विदेशी वस्त्रों की दुकान के बाहर ही धरना दिया है। आपको महिला का नाम देके पूछ सकते हैं कि कौन से आंदोलन से संबंधित थी। अब देखो यहां पर गट्टा सिल्ली जंगल सत्याग्रह, रुद्री जंगल सत्याग्रह, तमोरा जंगल सत्याग्रह, लबरा ग्राम, पोड़ी ग्राम, ये सब जंगल सत्याग्रह सविनय अवज्ञा आंदोलन के इस समय हुए हैं। इसको मैं आगे आपको नीचे पढ़ाऊंगा, बस अभी इतना समझ लो कि ये सभी जंगल सत्याग्रह सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हुए। केवल एक असहयोग आंदोलन के दौरान कौन सा हुआ था, कल पढ़े थे, असहयोग आंदोलन के दौरान जंगल सत्याग्रह, सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह, क्या डेट था उसका, 21 जनवरी 1922। चलो अब देखो सविनय अवज्ञा आंदोलन का दूसरा चरण, सविनय अवज्ञा आंदोलन का दूसरा चरण। अब देखो यहां पर सविनय अवज्ञा आंदोलन जब चलता रहता है तब इस समय लॉर्ड इरविन गांधी जी की कुछ मांगों को मान लेते हैं। ठीक है, और इसी समय प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में होता है और वो फेल हो जाता है, क्योंकि उसमें कोई भी कांग्रेस हिस्सा नहीं लेती तो फेल हो जाता है। तब लॉर्ड इरविन जो है गांधी जी की कुछ मांगों को मानते हैं। तब गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने के लिए लंदन जाते हैं। ठीक, जब उस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी शामिल होने के लिए लंदन पहुंचते हैं तो वहां पर गांधी जी का अपमान किया जाता है। गांधी जी पूरे दिन रुकते हैं लेकिन गांधी जी की बातों को सुना नहीं जाता।
तब गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से वापस आकर भारत में फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू करते हैं दोबारा, जिसको बोला गया सविनय अवज्ञा आंदोलन का दूसरा चरण। अब देखते हैं यहां पर सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो है डिक्टेटर की नियुक्ति हुई। यानी डिक्टेटर का मतलब यह होता है कि यहां पर सभी को पता था गिरफ्तार करना है, तो सभी नेता एक दिन में जाकर आंदोलन नहीं करते थे, हर दिन के लिए एक नेता को चुन लिया गया कि वही जाकर आंदोलन करेगा। तो जो सबसे पहले डिक्टेटर बनाए गए थे उनका नाम था पंडित रविशंकर शुक्ल। तो याद रखना है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पहला डिक्टेटर किसे बनाया गया, तो पूछा जाए तो उसका नाम है रविशंकर शुक्ल को, और यही नाम बार बार पेपर में आता है व्यापम में। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पहले डिक्टेटर किसको बनाया गया, तो रविशंकर शुक्ल को बनाया गया। क्लियर है? अब देखो जब रविशंकर शुक्ल डिक्टेटर बने तो 29 जनवरी 1932 को, डेट याद रखना है, 29 जनवरी 1932 को पेशावर दिवस मनाया गया। याद रखना, क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा पेशावर में हमला करके अंग्रेजों के द्वारा कई वहां भाई बहनों को मारा गया, जिसके कारण उन्हीं के विरोध में यहां पर क्या किया गया, 29 जनवरी 1932 को पेशावर दिवस मनाया गया रविशंकर शुक्ल के नेतृत्व में रायपुर में। डेट याद रखना है 29 जनवरी 1932 पेशावर दिवस। अब देखते हैं यहां पर एक घटना होती है पत्र बम घटना। अब पत्र बम घटना का संबंध किससे है, पेपर में पूछा जाता है, राम नारायण मिश्र हरसुल। राम नारायण मिश्र हरसुल। अब क्या है ये पत्र बम घटना? अब देखो ऐसे कई भारतीय थे जो कि अंग्रेजों का सपोर्ट कर रहे थे सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, तो उनको उनके घर में चिट्ठी भेजते थे। चिट्ठी में आपका क्या करते थे, एक बम टाइप का छोटा सा ऐसे रासायनिक चीजों का प्रयोग करके एक बम बना दिए, जैसे ही चिट्ठी खोलते थे बम फूटता था, मुंह काला हो जाता था। तो याद रखना राम नारायण मिश्र हरसुल का संबंध किससे है, पत्र बम घटना से। बस इतना याद रखना है। तो फास्फोरस के टुकड़े को बांध के भेजते थे और वहां पर क्या करते थे, जैसे ही वो खोलते थे तो बम फूटता था, तो मुंह काला हो जाता था। तो राम नारायण मिश्र हरसुल का संबंध पत्र बम घटना से है, ये चीज याद रखना है। अब देखते हैं रायपुर में वानर सेना का गठन। रायपुर में वानर सेना का गठन। तो देखो रायपुर में जो वानर सेना का गठन किए थे वो थे बलीराम दुबे। ठीक है, याद रखना रायपुर में वानर सेना का गठन बलीराम दुबे किए थे, जिनको आजाद के नाम से भी जाना जाता था। याद रखना बिलासपुर में वानर सेना का गठन सविनय अवज्ञा आंदोलन के पहले चरण में हुआ था, जबकि रायपुर में वानर सेना का गठन सविनय अवज्ञा आंदोलन के दूसरे चरण में हुआ है। ये चीज याद रखना, वानर सेना का गठन बिलासपुर में पहले चरण के दौरान हुआ है सविनय अवज्ञा आंदोलन के, जबकि रायपुर में सेकंड चरण के दौरान हुआ है। अगला देखो यहां पर 4 अगस्त 1932 को रायपुर में बंदी दिवस मनाया गया। बंदी दिवस क्या था, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जिन लोगों को गिरफ्तार करके रायपुर जेल में रखा गया था, उसके विरोध में 4 अगस्त 1932 को बंदी दिवस मनाया गया। ये भी अभी हैंडपंप टेक्नीशियन में क्वेश्चन पूछा गया था कि कब बनाया गया था, तो 4 अगस्त 1932 को बनाया गया था, ये याद रखना है। और ऐसे जो बंदी दिवस मनाया गया उस दिन एक सम्मेलन आयोजित किया गया जिसकी अध्यक्षता ब्रह्मदेव दुबे के द्वारा की गई थी। यानी सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी, तो ब्रह्मदेव दुबे ने की थी। कब मनाया गया, 4 अगस्त 1932 को मनाया गया। ये डेट याद रखना है। अगला देखते हैं दुर्ग में आंदोलन। दुर्ग में क्या है, दुर्ग में 6 से 12 अप्रैल 1932 को सत्याग्रह सप्ताह मनाया गया। नोट कर लो, दुर्ग में 6 से 12 अप्रैल 1932 को सत्याग्रह सप्ताह मनाया गया, जहां पे नरसिंह प्रसाद अग्रवाल प्रमुख थे। नरसिंह प्रसाद अग्रवाल यहां पर प्रमुख थे। अब देखो यहां पर अगर पूछा जाए दुर्ग में शासकीय कार्यालयों पर झंडा किसने फहराया, तो घनश्याम सिंह गुप्ता ने फहराया। नाम याद रखना, दुर्ग में शासकीय कार्यालयों पर झंडा किसने फहराया,
तो घनश्याम सिंह गुप्ता के द्वारा फहराया गया, जिसके कारण उनको 31 दिसंबर 1932 को गिरफ्तार कर लिया गया। 31 दिसंबर 1932 को गिरफ्तार किया गया घनश्याम सिंह गुप्ता को। अगला देखते हैं बिलासपुर में आंदोलन। तो बिलासपुर में बैरिस्टर छेदीलाल के नेतृत्व में सदर बाजार में एक रैली निकाली गई, जहां उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उसके पश्चात आंदोलन का कार्यभार पंडित मुरलीधर मिश्र और कन्हैयालाल सोनी के द्वारा किया गया। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं भी पढ़ोगे तो चल जाएगा। अब देखते हैं गांधी जी का द्वितीय छत्तीसगढ़ प्रवास 22 से 28 नवंबर 1933। अब देखो क्या हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान यहां पर आपको पता है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से गांधी जी भाग लेकर वापस आए। मैंने आपको बताया गांधी जी की बात नहीं सुनी गई, तो उस समय द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हो या प्रथम गोलमेज सम्मेलन हो, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? रैमजे मैकडॉनल्ड ने की थी, जो कौन थे? इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। अब ये रैमजे मैकडॉनल्ड ने क्या किया, जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद गांधी जी वापस आ गए तो फिर तृतीय गोलमेज सम्मेलन का भी आयोजित किया, कोई कांग्रेस की तरफ से गया नहीं। तो उसके बाद रैमजे मैकडॉनल्ड ने एक सांप्रदायिक घोषणा की। सांप्रदायिक घोषणा का मतलब यह था, क्योंकि भीमराव अंबेडकर ऐसे थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे, तो यहां पर सांप्रदायिक घोषणा रैमजे मैकडॉनल्ड ने की। और जो आप जिसको अस्पृश्य बोल रहे हैं, अछूत बोल रहे हैं, ये निचले लोग बोल रहे हैं, उनके लिए उन्होंने क्या किया, एक पृथक निर्वाचन क्षेत्र जारी कर दिया। यानी वहां पर क्या होगा, पृथक निर्वाचन क्षेत्र का मतलब यहां पर यह था कि मान लेते हैं जैसे कि सिखों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र मिलता था, तो वहां पर चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति सिख होता था और इसको चुनने के लिए जो वोट देने वाला व्यक्ति होता था वो भी सिख होता था। पृथक निर्वाचन क्षेत्र का मतलब यह होता था जहां पे जिस जात का आदमी खड़ा होगा वहां पे उसी जात के लोग वोट देंगे। समझ रहे हो? तो यहां पर क्या हुआ, रैमजे मैकडॉनल्ड ने सांप्रदायिक घोषणा की, तो गांधी जी इसका विरोध करने लगे। और गांधी जी, क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी को पकड़ के पुणे के यरवदा जेल में डाल दिया गया, तो गांधी जी जब वहां पे जब पता चला गांधी जी को कि सांप्रदायिक घोषणा की गई, उनको पृथक निर्वाचन क्षेत्र दे रहे हैं, तो गांधी जी ने यहां पर उपवास रख लिए। ठीक है, गांधी जी जेल के अंदर ही उपवास रखने रखे। तो फिर भीमराव अंबेडकर जो है गांधी जी से मिलने पुणे के यरवदा जेल में जाते हैं और भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के मध्य वहां पे पुनः समझौता होता है और उस समझौते के तहत ये सांप्रदायिक पृथक निर्वाचन क्षेत्र को खत्म किया जाता है और कांग्रेस के अंदर ही जिनको अछूत बोला जा रहा था उनके लिए सीटें रिजर्व कर दी जाती हैं। समझ आ गया? और इसी के कारण गांधी जी जैसे ही यरवदा जेल से छूटते हैं, वो तुरंत अस्पृश्यता का जो प्रचार करने के लिए आपका यहां पर निकलते हैं कि अस्पृश्यता का निवारण करना है। उसी के लिए गांधी जी क्या करते हैं, यहां पर हर देश के हर कोने में इसी के प्रचार के लिए जाते हैं और इसी के कारण गांधी जी अब छत्तीसगढ़ भी आ रहे हैं। समझ आ गया? तो गांधी जी देखो, इस समय गांधी जी के साथ मीरा बहन आई थी, ठक्कर बापा आए थे, महादेव देसाई की, यहां पर महादेव देसाई जमनालाल बजाज की पुत्री। ये चीज याद रखना है, पेपर में पूछता है पहली बार कौन आया था गांधी जी के साथ? मौलाना शौकत अली। दूसरे बार में मीरा बहन, ठक्कर बापा, महादेव देसाई और जमनालाल बजाज की बेटी। अब देखो यहां पर 22 नवंबर को गांधी जी पहुंचते हैं दुर्ग। ठीक है, दुर्ग में घनश्याम सिंह गुप्ता मिलते हैं। क्या हुआ, ड्राइवर का नाम भी जानना है? लिख ले रहे हो? हाँ, महादेव देसाई, ठक्कर बापा, मीरा बहन और जमनालाल बजाज की बेटी। अब 22 नवंबर को गांधी जी पहुंचते हैं दुर्ग। दुर्ग में घनश्याम सिंह गुप्ता उनका स्वागत करते हैं। गांधी जी के ड्राइवर रहते हैं हजारीलाल जैन। अब उसी दिन गांधी जी 22 नवंबर को आ जाते हैं रायपुर। अब यहां से इंपॉर्टेंट चीजें चालू होती है। 23 नवंबर को गांधी जी तत्कालीन विक्टोरिया गार्डन, जिसे कि नाम मोती बाग के नाम से जाना जाता है, वहां पर स्वदेशी प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हैं। तो याद रखना है 23 नवंबर 1933 को रायपुर के विक्टोरिया गार्डन, जिसे मोती बाग के नाम से जाना जाता है, वहां पर गांधी जी स्वदेशी प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हैं। 24 नवंबर को गांधी जी लॉरी हाई स्कूल जाते हैं, जिसका वर्तमान नाम है माधवराव सप्रे हाई स्कूल।
वहां पर गांधी जी एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हैं। याद रखना है, 23 नवंबर को गांधी जी विक्टोरिया गार्डन जा रहे हैं, 24 नवंबर को गांधी जी लॉरी गार्डन जा रहे हैं या लॉरी हाई स्कूल जा रहे हैं, जहां पे जिसको वर्तमान में माधवराव सप्रे हाई स्कूल कहा जाता है। 25 नवंबर को गांधी जी धमतरी जाते हैं। अब धमतरी में मकईबंद चौक में फिर से उनकी सभा आयोजित होती है, जहां पर नारायणराव मेघावले उनको 501 रुपए हरिजन उद्धार के लिए देते हैं। ठीक है, 501 रुपए हरिजन उद्धार के लिए नारायणराव मेघावले के द्वारा दिया जाता है। वहीं धमतरी नगर पालिका की ओर से एक अभिनंदन पत्र दिया जाता है, जिसकी नीलामी गांधी जी उसी पत्र को वहां पर करते हैं और हजारीलाल जैन यहां पर उसको खरीद लेते हैं। यानी अभी क्या होता था, गांधी जी जब जाते थे तो गांधी जी के स्वागत में उनको एक पत्र दिया जाता था। ठीक है, जैसे हम कोई जीतता वित्ता है तो प्रशस्ति पत्र देते हैं, वैसे गांधी जी के स्वागत के लिए अभिनंदन पत्र दिया गया। तो गांधी जी को जैसे अभिनंदन पत्र मिला, गांधी जी ने उस पत्र को बेच दिया और जो उनका ड्राइवर बने हुए थे हजारीलाल जैन, उन्होंने उस पत्र को खरीद लिया। तो उससे क्या हुआ, जो पैसा प्राप्त हुआ उस पैसे को हरिजन उद्धार के लिए गांधी जी ने लगाया। अब देखो, गांधी जी ने धमतरी को छत्तीसगढ़ का बारदोली इसी समय कहा था। गांधी जी ने धमतरी को छत्तीसगढ़ का बारदोली, क्योंकि बारदोली ऐसा क्षेत्र था जो सत्याग्रह में हर आंदोलन में विशेष भूमिका निभाता था, और छत्तीसगढ़ में धमतरी ऐसा क्षेत्र था जहां पे सर्वाधिक सत्याग्रही रहते थे और वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। इसी के लिए यहां पर याद रखना, छत्तीसगढ़ का बारदोली किसे कहा गया, धमतरी को गांधी जी ने कहा है। गांधी जी 25 नवंबर को रात में बिलासपुर के गांधी चौक में एक सभा को संबोधित करते हैं। वहां पर गांधी जी जिस सभा को संबोधित करते हैं, वहां पर पत्थर के ऊपर जहां गांधी जी बैठे थे वो पत्थर भी लोग उठा के घर चले जाते हैं। ठीक है, कि गांधी जी बैठे थे करके। 28 नवंबर को गांधी जी भाटापारा होते हुए रायपुर पहुंचते और वहां से फिर बालाघाट के लिए निकल जाते हैं। अब गांधी जी के इस प्रवास से प्रभावित होकर रामदयाल तिवारी ने एक रचना लिखी थी, गांधी मीमांसा। गांधी जी के इस प्रवास से प्रभावित होकर रामदयाल तिवारी ने गांधी मीमांसा लिखी थी, जो 1936 में प्रकाशित हुई थी। 1936 गांधी मीमांसा, रामदयाल तिवारी, 1936। चलो अब देखते हैं, यहां पर कल हमने पढ़ा था कि रायपुर जिला परिषद जो थी उसको क्या कर दिया गया था, भंग कर दिया गया था 3 साल के लिए, पढ़े थे। अब वही रायपुर जिला परिषद की बहाली कर रहे हैं, तो वही चीज आपको यहाँ पे बता रहा है कि 8 मार्च 1934 को रायपुर जिला परिषद की बहाली किए गए और फिर से रविशंकर शुक्ल जो है वो यहाँ पर वापस निर्वाचित होकर आ जाते हैं। 1934 में केंद्रीय विधानसभा का चुनाव होता है और दुर्ग से घनश्याम सिंह गुप्त निर्वाचित होते हैं। यानी घनश्याम सिंह गुप्त, ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो। 1934 में केंद्रीय विधानसभा का चुनाव हुआ, केंद्रीय विधानसभा यानी सेंट्रल स्तर का चुनाव हुआ, जिसमें दुर्ग से घनश्याम सिंह गुप्त निर्वाचित हुए। बस इतना नोट करो। 1934 में केंद्रीय विधानसभा का चुनाव हुआ, जहां दुर्ग से घनश्याम सिंह गुप्त निर्वाचित हुए। अगला नोट करो, 1934 में मध्य प्रांत की विधानसभा का भी चुनाव हुआ। 1934 में मध्य प्रांत की विधानसभा का चुनाव हुआ, जिसमें रायपुर से प्यारेलाल मिश्र निर्वाचित हुए। 1934 में मध्य प्रांत की विधानसभा का चुनाव हुआ, जिसमें रायपुर के प्यारेलाल मिश्र निर्वाचित हुए। अब जो अगला पॉइंट लिख रहे हो वो इंपॉर्टेंट करके लिख लो, जहां से क्वेश्चन बनता है। 1936 में ई राघवेंद्र राव, 1936 में ई राघवेंद्र राव मध्य प्रांत के गवर्नर नियुक्त किए गए। 1936 में ई राघवेंद्र राव मध्य प्रांत के गवर्नर नियुक्त किए गए। ऐसे पद में पहुंचने वाले छत्तीसगढ़ के पहले व्यक्ति थे। 1936 में ई राघवेंद्र राव मध्य प्रांत के गवर्नर नियुक्त किए गए और ऐसे पद में पहुंचने वाले ये छत्तीसगढ़ के एकमात्र व्यक्ति थे या पहले व्यक्ति थे, आप ये भी लिख सकते।
अगला यहां पर नोट करना है, रायपुर जिला परिषद का अधिवेशन 1935 में, वही रायपुर जिला काउंसिल का शिक्षक सम्मेलन आयोजित किया गया, शिक्षकों का सम्मेलन। रायपुर जिला परिषद का अधिवेशन 1935 में आयोजित हुआ, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शामिल हुए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शामिल हुए। इसके पहले कब आए थे? 1921 में आए थे, धमतरी के दाऊ डोमार सिंह में, और नाट्यगृह में उनका भाषण हुआ था। अब यहां पर दो तीन चीजें याद करना। 1935 का जब अधिनियम बना, भारत शासन अधिनियम, तो 1935 के अधिनियम के बाद जब मध्य प्रांत की विधानसभा का पहला चुनाव हुए इस अधिनियम के बाद, तो इस समय मध्य प्रांत के जो मुख्यमंत्री बनाए गए उनका नाम था नारायण भास्कर खरे। नोट करो फटाफट इसको कि 1935 के अधिनियम के बाद जब मध्य प्रांत का पहला चुनाव 1937 में हुआ, 1935 के अधिनियम के बाद मध्य प्रांत का पहला विधानसभा चुनाव 1937 में हुआ, जिसमें मध्य प्रांत के मुख्यमंत्री नारायण भास्कर खरे निर्वाचित हुए या नियुक्त हुए, नारायण भास्कर खरे, जबकि पंडित रविशंकर शुक्ल शिक्षा मंत्री बने। पंडित रविशंकर शुक्ल शिक्षा मंत्री बने, यानी नारायण भास्कर खरे क्या थे? मुख्यमंत्री थे, जबकि पंडित रविशंकर शुक्ल शिक्षा मंत्री थे। द्वारका प्रसाद मिश्र आपके स्वायत्त शासन मंत्री थे, स्वायत्त शासन मंत्री थे। तीनों का नाम नोट कर लीजिए। स्वायत्त शासन मंत्री द्वारका प्रसाद मिश्र, मुख्यमंत्री नारायण भास्कर खरे, शिक्षा मंत्री आपके थे रविशंकर शुक्ल। अब देखो, रविशंकर शुक्ल यहां पर शिक्षा मंत्री रहते हुए एक योजना चालू करते हैं जिसे शिक्षा मंदिर योजना या विद्या मंदिर योजना के नाम से जाना जाता है। बस इतना, आज यहीं पर इतना बस नोट कर लो कि शिक्षा मंदिर योजना या विद्या मंदिर योजना किसने चालू की थी? रविशंकर शुक्ल ने चालू की थी। बस इतना, व्यापम के लिए इतना काफी है, बस इतना लिख लो। शिक्षा मंदिर योजना या विद्या मंदिर योजना किसने चालू की? तो पंडित रविशंकर शुक्ल ने चालू की। शिक्षा मंदिर या विद्या मंदिर योजना। तो आपसे पूछा जाएगा योजना किसने चालू की? तो पंडित रविशंकर शुक्ल ने चालू की। लेकिन याद रखना, जब पंडित रविशंकर शुक्ल शिक्षा मंत्री थे तब उन्होंने इस योजना को चालू किया था ना, क्योंकि अभी नारायण भास्कर खरे हटेंगे तो मुख्यमंत्री कौन बन जाएगा? रविशंकर शुक्ल बन जाएंगे। तो ये रविशंकर शुक्ल जब मुख्यमंत्री बनते तब ये चालू नहीं हुई थी, जब रविशंकर शुक्ल शिक्षा मंत्री थे तब ये योजना चालू हुई थी। ये चीज को याद रखना, ठीक है। अब यहां पर जो इंपॉर्टेंट है वही चीज यहां पर लिखा हुआ है, शिक्षा मंदिर योजना जो है वो रविशंकर शुक्ल के द्वारा चालू की गई। अब देखते हैं यहां पर कांग्रेस में मतभेद। अब कांग्रेस में मतभेद हुआ, इस मतभेद के कारण जो है वो सरकार आपस में टूट गई। मतलब जो गठबंधन के साथ, क्योंकि मध्य प्रांत में 3 हिस्से बटे हुए थे, एक था महाकौशल का क्षेत्र जो हिंदी भाषी क्षेत्र था, एक क्षेत्र था आपका नागपुर का क्षेत्र जो मराठी भाषी क्षेत्र था, एक क्षेत्र था बरार का क्षेत्र जो मराठी और थोड़ी सी कन्नड़ भाषी क्षेत्र था। तो तीनों के आपस में फूट पड़ गई, क्योंकि कन्नड़ आपका बरार और नागपुर दोनों में मराठी वाले क्षेत्र थे, तो वो दोनों एक हो गए और महाकौशल वाले को अलग कर दिए, हिंदी भाषी क्षेत्र को। तो आपस में विवाद हो गया, जिसके कारण जो है आपका कांग्रेस, मतलब यहाँ पर जो उनका गठबंधन था वो आपस में टूट गया, और इस कारण से नारायण भास्कर खरे को जो हमारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति उसने हटा दिया, और उसके बदले पंडित रविशंकर शुक्ल जो है वो आपके मध्य प्रांत के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर वही लिखा हुआ है कि 29 जुलाई 1938 को पंडित रविशंकर शुक्ल मुख्यमंत्री बनते हैं। लिख लो, 29 जुलाई 1938 को, 29 जुलाई 1938 को
पंडित रविशंकर शुक्ल मध्य प्रांत के मुख्यमंत्री बनते हैं। 29 जुलाई 1938 को 29 जुलाई 1938 को पंडित रविशंकर शुक्ल मध्य प्रांत के मुख्यमंत्री बनते हैं। अगला पॉइंट, इस समय मध्य प्रांत की विधानसभा के अध्यक्ष घनश्याम सिंह गुप्त बनते हैं। यानी जब पंडित रविशंकर शुक्ल मुख्यमंत्री बन रहे हैं तो उस समय विधानसभा के जो स्पीकर हैं वो घनश्याम सिंह गुप्त होते हैं। लिख लो, इस समय मध्य प्रांत की विधानसभा के अध्यक्ष घनश्याम सिंह गुप्त निर्वाचित होते हैं। अब क्या हुआ, इस समय द्वितीय विश्व युद्ध चालू हो गया था। तो द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों ने भारत को बिना बताए, कांग्रेस से बिना पूछे भारत को भी द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया। तो द्वितीय विश्व युद्ध में जब भारत को शामिल किया गया, वो भी बिना परमिशन के, तो उसी के कारण जितने भी प्रांतों में विधानसभाएं काम कर रही थी उन सब ने क्या कर दिए, इस्तीफा दे दिए। और इसी के कारण मध्य प्रांत की विधानसभा में भी इस्तीफा दिया गया 15 नवंबर 1939 को। और मध्य प्रांत के कांग्रेस मंत्रिमंडल ने अपना त्याग पत्र दे दिया। किसके विरोध में? द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को शामिल करने के विरोध में 15 नवंबर 1939 को मध्य प्रांत के कांग्रेस मंत्रिमंडल ने क्या किया, अपने पद से इस्तीफा दे दिया। यानी रविशंकर शुक्ल ने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया और अन्य मंत्री जैसे द्वारका प्रसाद मिश्र स्वायत्त मंत्री बने तो उन सब ने इस्तीफा दे दिया। याद रखना है 15 नवंबर 1939 को। अब देखो यहां पर क्योंकि भारत को शामिल किया गया, भारत के जितने प्रांतों में मंत्रिमंडल थे सबने इस्तीफा दे दिया। तो यहां पर गांधी जी एक आंदोलन चालू करना चाहते थे, व्यक्तिगत सत्याग्रह। लेकिन यहां पर लोगों ने यह बोला गांधी जी को कि आप जो है एक बड़े मात्रा में हम आंदोलन करते हैं, जिसके कारण अभी अंग्रेज क्योंकि फंसे हुए हैं द्वितीय विश्व युद्ध में, अंग्रेजों की स्थिति द्वितीय विश्व युद्ध में बहुत डाउन थी। तो गांधी जी को सब बोले कि हम एक बड़ा आंदोलन चालू करते हैं ताकि हम क्या कर सके, हम अब भी स्वतंत्र हो सके। तो क्या आधे सैनिक तो वहां गए हुए हैं, तो अंग्रेजों की स्थिति क्या है, कमजोर हो गई है, तो हम अब भी स्वतंत्र हो जाएंगे। लेकिन गांधी जी यहाँ पर थोड़े से सिद्धांतवादी थे। गांधी जी बोले जब हमारा दुश्मन कमजोर है तो हम उसकी पीठ में वार नहीं करेंगे। तो इसी के लिए गांधी जी ने बड़ा आंदोलन चालू ना करके छोटा आंदोलन चालू किया, व्यक्तिगत सत्याग्रह और छत्तीसगढ़। व्यक्तिगत सत्याग्रह क्या होता है, एक व्यक्ति जाएगा, वो एक दिन अनशन में बैठेगा, उसको गिरफ्तार करेंगे, अगले दिन दूसरा व्यक्ति बैठेगा। तो इस तरीके से बस परेशान करने के लिए, समझ आ गया। लेकिन यहां पर इसी समय बड़ा आंदोलन हो जाता तो भारत यहीं पर स्वतंत्र हो जाता। लेकिन यहां पर क्या हुआ, व्यक्तिगत सत्याग्रह चालू हुआ। और यहां पर आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि छत्तीसगढ़ से जो पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही बने उनका नाम था, क्या था, रविशंकर शुक्ल। याद रखना है, छत्तीसगढ़ के पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही रविशंकर शुक्ल थे, ये चीज याद रखना। छत्तीसगढ़ के छत्तीसगढ़ के पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही रविशंकर शुक्ल थे। बस इतना नाम याद रखना है। अब यहां पर एक चीज और याद रखना है। अब देखो, जब व्यक्तिगत सत्याग्रह तो पूरे भारत के अलग अलग क्षेत्र में चल रहा था, सबसे मेन कहां चलेगा, दिल्ली में चलेगा, क्योंकि दिल्ली राजधानी थी भारत की उस समय। तो दिल्ली में यहां पर भाग लेने, जो दिल्ली में व्यक्तिगत सत्याग्रह चल रहा था उसमें भाग लेने के लिए यहां से एक दल पद यात्रा करते हुए दिल्ली जा रहा था। तो उनको ललितपुर में गिरफ्तार किया गया था, ये आपसे पेपर में पूछा जा चुका है। तो देखो यहां पर बिलासपुर से भी एक दल दिल्ली की ओर रवाना हुआ, जिसका नेतृत्व ज्वाला प्रसाद मिश्र और यदुनंदन श्रीवास्तव कर रहे थे। इनको ललितपुर में गिरफ्तार कर बिलासपुर जेल के लिए ही रवाना कर दिया गया। याद रखना है, बिलासपुर से जो दल जा रहा था दिल्ली में भाग लेने के लिए, उनको ललितपुर में गिरफ्तार किया गया और ललितपुर में गिरफ्तार करके वापस उनको कहां भेज दिया गया, बिलासपुर जेल में भेज दिया गया। और इसका नेतृत्व कर रहे थे ज्वाला प्रसाद मिश्र और यदुनंदन श्रीवास्तव। इतनी चीजें याद रखना।
अब ये इंपॉर्टेंट है, रायपुर में कांग्रेस भवन का उद्घाटन। जो आप अभी गांधी चौक में कांग्रेस भवन देखते हो ना, देखे हो कि नहीं देखे हो? गांधी चौक गए हो कि नहीं? रायपुर में रह के नहीं जा रहे हो यार? हम भिलाई में होके गए, देखे हुए हैं। अब जबरदस्ती हाँ भी बोल लेंगे, गए कि नहीं भाई क्यों? तो ये आपके गांधी चौक जाते हो, गांधी चौक में सामने ही पड़ता है वहां पे। तो गांधी चौक जो रायपुर में कांग्रेस भवन का उद्घाटन 18 जनवरी 1940 को कौन किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। यानी उस कांग्रेस भवन का उद्घाटन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, और ये कांग्रेस भवन का उद्घाटन हुआ था 18 जनवरी 1940 को। तो याद रखना है, रायपुर में कांग्रेस भवन का उद्घाटन 18 जनवरी 1940 को गांधी चौक में सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया। अब यहां पर एक चीज और याद रखना है, देखो अब क्या हुआ, व्यक्तिगत सत्याग्रह चल रहा था वो बंद हुआ, किसी तरीके से अंग्रेजों ने द्वितीय विश्व युद्ध को थोड़ा सा नियंत्रण कर लिया। लेकिन अंग्रेजों को पता था अब धीरे धीरे भारतीयों की जो मांग है वो बढ़ती जा रही है, और भारतीयों की मांगों को मानकर उनको शांत करना जरूरी है। या तो उनको लॉलीपॉप पकड़ाना है, थोड़ा सा वेट कर लो हम दे देंगे। तो इसी के लिए अंग्रेजों ने क्रिप्स मिशन को भारत भेजा 1942 में। ठीक है, अब क्रिप्स मिशन भारत आया तो क्रिप्स मिशन ने भारत के सदस्यों की मांग सुनी, और वो बोला कि द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद हम भारत को डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। यानी स्वतंत्रता नहीं देंगे, क्या देंगे? डोमिनियन स्टेटस। यानी अभी भी ऊपर कौन रहेगा? अंग्रेज रहेंगे, और नीचे कौन रहेगा? जो भारतीय हैं वो अपने क्षेत्र में काम करे, लेकिन वो सब काम किससे पूछ के करेंगे? अंग्रेजों से। और ये कब करेंगे डोमिनियन स्टेटस? जब युद्ध में भारतीय अंग्रेजों का साथ दे दे, उसके बाद हम देखेंगे, उसके बाद हम देंगे, ऐसा बोला। तो गांधी जी ने क्या बोला? इसी को क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक कहा। यानी तुम चेक तो आज का दे रहे हो, लेकिन उसकी बोलते हो उसको कैश में आप कब बदल सकते हो? बाद में। यानी हम चेक देते हैं ना, जैसे आज का अगले महीने का चेक देते हैं बना के, तो अगले महीने को डालना, यानी वो अगली डेट के लिए चेक दिया गया। वैसे यहां पर क्या बोल रहे हैं? आप युद्ध में हमारी मदद कर दो, उसके बाद हम क्या करेंगे? आपको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। इसी के लिए गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक कहा था। और गांधी जी को एक्चुअल में ये बताया कौन था कि आपको बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं? तो इसके पेपर में यहां से क्वेश्चन आता है कि इस समय वायसराय की कार्यकारिणी में एक गृह रक्षा सदस्य के रूप में, जो वायसराय की कार्यकारिणी थी उसमें गृह रक्षा सदस्य के रूप में ई राघवेंद्र राव थे। याद रखना, इस समय वायसराय की कार्यकारिणी में गृह रक्षा सदस्य थे ई राघवेंद्र राव, और यही ई राघवेंद्र राव ने गांधी जी को बताया था कि आपको क्रिप्स मिशन बेवकूफ बनाने के लिए लाया जा रहा है। और यही आपसे पूछा जाएगा कि वायसराय की कार्यकारिणी में 1942 में कौन सा गृह रक्षा सदस्य कौन था? तो ई राघवेंद्र राव था। और ई राघवेंद्र राव ने ही गांधी जी को आगाह किया था कि आपको यहां पर बेवकूफ बनाया जा रहा है, और यहां पर आपको सिर्फ वादे किए जाएंगे और ये वादे पूरे नहीं होंगे। समझ आ गया? तो वायसराय कार्यकारिणी का गृह रक्षा सदस्य ई राघवेंद्र राव। इसी के कुछ दिन बाद ई राघवेंद्र राव की मृत्यु भी हो जाती है। अब देखते हैं, अब क्रिप्स मिशन जब फेल हो गया, सबको पता चल गया कि क्रिप्स मिशन बेवकूफ बना रहा है, तब यहां पर गांधी जी ने डिसाइड किया कि एक बड़ा आंदोलन करते हैं, और वो बड़ा आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन। वो व्यक्तिगत सत्याग्रह के समय भी हो सकता था, ये आंदोलन उसी समय हो जाता, लेकिन यहां पर क्या हो गया? डिले हो गया, और भारत छोड़ो आंदोलन अब स्टार्ट हुआ। अब भारत छोड़ो आंदोलन कहां से स्टार्ट हुआ? तो 8 अगस्त 1942 को बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ। अब जितने भी बड़े नेता थे हमारे यहाँ के, वो सभी बड़े नेता कहां चले गए? बंबई के ग्वालियर टैंक में इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए। और गांधी जी ने वहां पर क्या नारा दिया? करो या मरो का नारा दिया। और करो या मरो के नारे के साथ यह आंदोलन चालू हुआ। लेकिन जितने बड़े नेता जो यहां पर भाग लेने के लिए गए थे, सबको वहां पे क्या कर लिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया। अब छत्तीसगढ़ के कुछ नेता थे, वो वहां पे बाइक में घूम रहे थे, कहां कहां किसको गिरफ्तार कर रहे हैं देखते हुए, और उनको वो यहां पर मध्य प्रांत आने के लिए ट्रेन में बैठते हैं। ठीक है, यानी अपने यहां वापस आने के लिए, आंदोलन चालू करने के लिए आते हैं, ट्रेन में बैठते हैं।
अब ट्रेन में जब बैठते हैं तो मलकापुर, ठीक है, ट्रेन में जब बैठते हैं तो मध्य प्रांत की जो सीमा चालू होती थी तो पहला स्टेशन पड़ता था मलकापुर। ये महाराष्ट्र के आसपास के क्षेत्र में पड़ता है। जैसे ही मध्य प्रांत की सीमा चालू होती थी, दिल्ली से ट्रेन में बैठे बंबई से, और जैसे ही मलकापुर आया इनको वहां पर गिरफ्तार कर लिए। जितने बड़े नेता थे, रविशंकर शुक्ल, घनश्याम सिंह गुप्त, छेदीलाल, सभी को यहां पर क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। तो यहां पर अंग्रेज अधिकारी रविशंकर शुक्ल के ऐसा जब उसको पकड़े रविशंकर शुक्ल को, तो ऐसा हंस हंस के उनका अपमान करने की कोशिश किए कि देखो तुम सोचे थे कि हम मध्य प्रांत में आकर आंदोलन करेंगे, हम तुमको गिरफ्तार कर लिए ऐसे करके, ठीक है। तो रविशंकर शुक्ल हंसते हुए अपनी टिकट दिखाते हैं, देखो ये मेरा टिकट मलकापुर तक ही था, मेरे को पता था तू यहीं पे गिरफ्तार करने आएगा, तो मलकापुर तक टिकट ही लेके आए थे। अब मेरे को अच्छा है, मैं तो जानता था मेरे को गिरफ्तार करेगा, और गिरफ्तार करके कहां ले जाएगा, रायपुर लेके जाएगा, इसलिए मैं अपना पैसा बचा लिया, मलकापुर तक की टिकट लिया, बाकी की पैसा जो आगे की जितनी भी जर्नी हो तेरे पैसे से होगी। फिर वो रायपुर ले आए उनको। तो वही यहां पर याद रखना, मलकापुर वाली घटना। कहां पे गिरफ्तार किए थे, ये पेपर में पूछा जाता है, मलकापुर में गिरफ्तार किए थे, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। ये देखिए यहां पर लिखा भी हुआ है वही सब चीज। अब देखो यहां पर, अब यहां से जो क्वेश्चन है पेपर में भर भर के पूछा जाता है, जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं, भारत छोड़ो आंदोलन में जो मेन क्वेश्चन है वो यहीं से आता है। क्या क्वेश्चन है, देखो अब 8 अगस्त को उन लोग सब ट्रेन में बैठ के निकले, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है। अब जब ट्रेन में बैठ कर निकला और उनको गिरफ्तार किया गया, तो उनकी गिरफ्तारी के विरोध में 9 अगस्त 1942, डेट याद रखना है, 9 अगस्त 1942 को रायपुर के सभी स्कूल कॉलेज को बंद रखा गया। याद रखना है, यहां पर पढ़ लो, 9 अगस्त 1942 को रायपुर के सभी स्कूल कॉलेज को बंद रखा गया, और उस दिन एक जुलूस निकाला गया गांधी चौक रायपुर में पहुंचकर। यह एक रैली जो थी, जुलूस एक सभा में परिवर्तित हो गया, और इस विशाल सभा को त्रेतानाथ तिवारी ने संबोधित किया। इंपॉर्टेंट चीज पेपर में पूछा जाएगा, 9 अगस्त 1942 को जो जुलूस निकाला गया, जो सभा में परिवर्तित हो गया, उसकी अध्यक्षता किसने की थी, संबोधित किसने किया था, तो त्रेतानाथ तिवारी। और त्रेतानाथ तिवारी के नेतृत्व में ही ये जुलूस निकला था। इंपॉर्टेंट डेट है 9 अगस्त 1942। याद रखना, 9 अगस्त 1942 को सभी स्कूल कॉलेज बंद थे, लेकिन ये कोई छात्रों का जुलूस नहीं था, ये आम जनताओं का जुलूस था, और इस जुलूस की अध्यक्षता की थी त्रेतानाथ तिवारी। अब देखो यहां पर अगला पॉइंट है कि यहां पर आपके 10 अगस्त 1942, देखिए 9 अगस्त 1942 जैसे ही त्रेतानाथ तिवारी ने सभा को संबोधित किया, त्रेतानाथ तिवारी को गिरफ्तार कर ली पुलिस। तो त्रेतानाथ तिवारी को जैसे ही गिरफ्तार कर ली, उसके बाद जो नंद कुमार दानी रहते हैं वो जनता को संबोधित करते हैं और इसका नेतृत्व अपने हाथों में ले लेते हैं। याद रखना, त्रेतानाथ तिवारी 9 अगस्त को संबोधित कर रहे हैं जनता को, उनको वहीं पर गिरफ्तार करते हैं, फिर उसके बाद नंद कुमार दानी संबोधित करते हैं उसी दिन। यानी अब नेतृत्व किसके हाथ में आ जाता है, नंद कुमार दानी के हाथ में आ जाता है। अब देखो 10 अगस्त 1942 यानी अगले दिन छात्रों का एक जुलूस निकाला जाता है, और उसको याद रखना, ये जुलूस निकलता है छत्तीसगढ़ कॉलेज से। ये भी पेपर में क्वेश्चन आता है कि वो जुलूस कहां से निकाला गया था, छत्तीसगढ़ कॉलेज से वो जुलूस निकाला जाता है, और इसकी अध्यक्षता करते हैं, नेतृत्व करते हैं रणबीर सिंह शास्त्री। रणबीर सिंह शास्त्री। यानी छात्र जुलूस कब निकला पूछेगा तो 10 अगस्त 1942, और 10 अगस्त 1942 को जो छात्र जुलूस निकला उसका नेतृत्व किसने किया, रणबीर सिंह शास्त्री। और ये छात्र जुलूस निकला कहां से था, छत्तीसगढ़ कॉलेज से। ये तीनों क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं। छात्र जुलूस बोलेगा तो 10 अगस्त आंसर लेना है, फिर बोल रहा हूं 9 अगस्त को आम जनता का जुलूस था, छात्र जुलूस 10 अगस्त को निकला है। तो 10 अगस्त छात्र जुलूस, रणबीर सिंह शास्त्री, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहां पर इस समय जो है गिरफ्तार किया जाता है ठाकुर प्यारेलाल सिंह के पुत्र ठाकुर रामकृष्ण को, यानी रामकृष्ण ठाकुर। ये रामकृष्ण ठाकुर क्या करते हैं, नागपुर में न्यायालय रहता है, कचहरी रहती, वहां पर झंडा फहराकर यहां आए रहते हैं, तो उनको झंडा फहराने के आरोप में रायपुर से गिरफ्तार किया जाता है रामकृष्ण ठाकुर। आपसे पेपर में पूछा जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नागपुर के हाई कोर्ट में झंडा किसने फहराया था, तो ठाकुर रामकृष्ण या रामकृष्ण ठाकुर। ये किसके बेटे थे, ठाकुर प्यारेलाल सिंह के बेटे थे ये।
रामकृष्ण ठाकुर, ठाकुर प्यारेलाल सिंह के बेटे हैं, ये याद रखना है। अगला देखो, 26 सितंबर 1942, 26 सितंबर 1942 रणवीर सिंह शास्त्री ने रेल डिब्बों के कनेक्शन को काटा और टेलीफोन की तारों को काटने के आरोप में उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो याद रखना 26 सितंबर 1942, 26 सितंबर 1942 रणवीर सिंह शास्त्री ने रेलवे की जो आप क्या बोल सकते हो रेलवे लाइनें उखाड़ दी और टेलीफोन की तारें काट दी सरोना के पास, जो आपके यहां से जाओगे तो पड़ेगा। तो सरोना में क्या किया उन्होंने, टेलीफोन की तारें काटी और रेलवे लाइन जो थी उसको उखाड़ दी। रणवीर सिंह शास्त्री 26 सितंबर 1942। इसी के समय रायपुर में दो चीजें और होती हैं, एक होता है आपका रायपुर षड्यंत्र केस, और दूसरा होता है रायपुर डायनामाइट कांड, रायपुर डायनामाइट कांड। अब सिर्फ इतना लिख लो, रायपुर षड्यंत्र केस परसराम सोनी 1942। पेपर में यही क्वेश्चन आएगा, रायपुर षड्यंत्र केस के नायक कौन थे, तो परसराम सोनी थे। एक्चुअली ये रिवॉल्वर का वो कर रहे थे, रिवॉल्वर क्या कर रहे थे, अपने पास ला रहे थे और रिवॉल्वर या बम को प्रयोग कर रहे, बारूद का प्रयोग कर रहे थे, उसका प्रशिक्षण ले रहे थे, तो उनको यहां पर गिरफ्तार किया गया था। तो रायपुर षड्यंत्र केस परसराम सोनी 1942। रायपुर डायनामाइट कांड क्या था, जबलपुर से डायनामाइट लाए थे, रायपुर जेल की दीवारों में लगाए थे और बम फूटा, लेकिन दीवार नहीं टूटी, अंबुजा सीमेंट वाली थी फिर से, ठीक है, तो दीवार नहीं टूटी। तो रायपुर डायनामाइट कांड जय नारायण पांडे, बिलख नारायण अग्रवाल ये सब थे। तो रायपुर डायनामाइट कांड कब हुआ, 1942 में ही हुआ। रायपुर षड्यंत्र केस परसराम सोनी 1942, रायपुर डायनामाइट कांड 1942, जय नारायण पांडे, बिलख नारायण अग्रवाल, चलो अब देखते हैं बिलासपुर में आंदोलन, जो सविनय आपका भारत छोड़ो आंदोलन बिलासपुर में हुआ। तो बिलासपुर में 15 अगस्त 1942 को बिलासपुर के आसपास के क्षेत्र में भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ और यहां पर एक सभा आयोजित की गई जिसकी अध्यक्षता कालीचरण ने की। नाम याद रखना है, कालीचरण। 15 अगस्त 1942 को बिलासपुर में एक सभा का आयोजन किया गया जिसकी अध्यक्षता कालीचरण ने की। बस इतना याद रखो। अब आता है दुर्ग जिले में आंदोलन। देखो बिलासपुर में नाम किसका याद रखना है, कालीचरण का। दुर्ग में नाम किसका याद रखना है, रघुनंदन सिंगरौल का, रघुनंदन सिंगरौल, रघुनंदन सिंगरौल का नाम याद रखना है दुर्ग में। अब देखो यहां पर क्या होता है, 14 अगस्त 1942 को दुर्ग के जो रघुनंदन सिंगरौल और उनकी टोली के लोग रहते हैं वो क्या करते हैं कि लेटर बॉक्स जो पोस्ट ऑफिस के बाहर लगा रहता है उसको उखाड़ लेते हैं और शिवनाथ नदी में फेंक देते हैं। ठीक है, ये होता है 14 अगस्त 1942 को। रणवीर सिंह शास्त्री इसके प्रमुख रहते हैं। अब देखो ये इंपॉर्टेंट डेट है 21 अगस्त 1942। इस दिन क्या होता है, टेलीफोन की तारें काट दी जाती है और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रघुनंदन सिंगरौल के द्वारा निभाई जाती है। तो 21 अगस्त 1942 को टेलीफोन की तारें काटना, दुर्ग जिले में टेलीफोन की तारें काटना 21 अगस्त 1942। अब देखते हैं, इंपॉर्टेंट है 28 अगस्त 1942, 28 अगस्त 1942 रघुनंदन सिंगरौल और उनके दोस्त जो रहते हैं मोतीलाल श्रीवास्तव और मनोहर लाल पनका, ये दुर्ग की कचहरी में आग लगा देते हैं। डेट याद रखना 28 अगस्त 1942, 28 अगस्त 1942 रघुनंदन सिंगरौल और उनके साथी, भले उनके साथी का नाम याद ना रहे, वो क्या करते हैं, दुर्ग कचहरी में आग लगा देते हैं। अब यहां पर भी रघुनंदन सिंगरौल एक बहुत दिमाग लगाते हैं। क्या करते हैं, दुर्ग कचहरी में बोतल में वो अपन मिट्टी तेल डाल के कचहरी में फेंक देते हैं।
और कचहरी में फेंकने के बाद खुद पिक्चर देखने चले जाते हैं। ठीक, और पिक्चर में बैठे रहते हैं, क्यों देखने गए, कि ताकि पुलिस को उनके ऊपर शक ना हो। अब वो पिक्चर देखने के लिए चले जाते हैं और पिक्चर की टिकट लेते हैं, और वहां पे जो काम करने वाली बाई रहती है वो उसको देख ही रहती कि आए रहता है। तो वो तो पिक्चर देखते देखते यही सोचते रहते अभी तक हल्ला कैसे नहीं मचा कि आग लग गई है। तो बैठे रहते हैं वो। तो ना उसके बाद हल्ला मचता है कि आग लग गई, तो उनको संतुष्टि होती है कि चलो आग लग गई है, बात फैल गई है। अगले दिन पुलिस शक के आधार पर रघुनंदन सिंगरौल को पकड़ लेती है। तो रघुनंदन सिंगरौल को जब पकड़ के मारा जाता है, बोलते हैं मैं तो पिक्चर देख रहा था, अपनी टिकट दिखाते हैं कि मैं तो पिक्चर देख रहा था, और अगर आपको शक है तो आप वहां काम करने वालों से पूछ लो। तो कई लोग बताते ही नहीं कि ये वहीं था, तो एक बाई रहती कमला नाम की, वो बता देती है कि ये पिक्चर देख रहा था। तो पुलिस वो रघुनंदन सिंगरौल को छोड़ के कमला बाई को मारने लग जाती है कि तू क्यों मुंह खोली। हाँ, तो ऐसा यहां से फिर वो छूट के आ जाते, क्योंकि उनके ऊपर कोई भी सबूत नहीं रहता कि उन्होंने ही कचहरी में फेंका था वो। अब देखो यहां पर क्या होता है, अगले दिन यहां पर मतलब अगली बार 5 सितंबर 1942 को, डेट याद रखना है, 5 सितंबर 1942 को रघुनंदन सिंगरौल अपने मित्र ठाकुर जसवंत सिंह के साथ क्या करते हैं, अपने ही घर के सामने जो नगर पालिका का भवन रहता है उसमें आग लगा देते हैं। 5 सितंबर 1942 को रघुनंदन सिंगरौल, बस नाम याद रखो, कहां लगाते हैं, नगर पालिका भवन दुर्ग में आग लगा देते हैं। और फिर पुलिस उनको पकड़ती है और उनको मारती है। फिर वहां पे एक सीआईडी इंस्पेक्टर आते हैं, नरेंद्र सिन्हा। तो नरेंद्र सिन्हा उनको मारता रहता है कि बोल तूने ही ये आग लगाई है। वो बोलते नहीं, बल्कि नरेंद्र सिन्हा के ऊपर थूक देते हैं। रघुनंदन सिंगरौल अलग सिंघम थे, तो वो क्या करते हैं, थूक देते हैं। फिर उनको तब तक मारते रहते हैं जब तक उनका शरीर टूट ना जाए, लेकिन बाद में उनको भी छोड़ दिया जाता है। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, रघुनंदन सिंगरौल ने कौन सी डेट में दुर्ग कचहरी में आग लगाया और कौन सी डेट में नगर पालिका भवन में आग लगाया, दोनों का डेट आपको पता होना चाहिए। डेट से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे कि नगर पालिका भवन में 5 सितंबर 1942 को आग लगाए थे। ठीक है, रायपुर डायनामाइट कांड मैंने आपको बता दिया है, नाम लिख लो डायनामाइट कांड के, बिलक नारायण अग्रवाल, ईश्वरी चरण शुक्ल, ईश्वरी चरण शुक्ल, नागर दास बावरिया, नारायण दास राठौर, जय नारायण पांडे। नारायण नारायण सबके नाम में अधिकतर में लगा है, नारायण नारायण देख के देख लेना। ठीक, बिलक नारायण अग्रवाल, ईश्वरी चरण शुक्ल, नागरदास बावरिया, नारायण दास राठौर, जय नारायण पांडे। रायपुर षड्यंत्र केस परसराम सोनी। एक और नाम याद रखना है तो गिरिलाल लोहार रख सकते हो नाम, गिरिलाल लोहार, बाकी आता पेपर में परसराम सोनी ही है। अब भारत छोड़ो आंदोलन में महिलाओं की भूमिका देख लेते हैं। तो यहां से एक पेपर में क्वेश्चन आता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्न में से किस नेता की पत्नी ने आंदोलन किया था। तो याद रखना वो नाम है राजकुंवर बघेल, और ये किसकी पत्नी थी, खूबचंद बघेल की पत्नी थी। याद रखना ये खूबचंद बघेल की पत्नी थी, कोई यहां पर भूपेश बघेल मार के मत आना ना, खूबचंद बघेल की पत्नी थी। याद रखना, राजकुंवर बघेल खूबचंद बघेल की पत्नी थी, जिसको भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शराब दुकान के बाहर धरना देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। अगला नोट करो, जो अगला लाइन बोल रहा हूं सिर्फ, मध्य प्रांत में 1946 के चुनाव, मध्य प्रांत का 1946 का चुनाव, 1946 चुनाव। लिखना, पंडित रविशंकर शुक्ल दोबारा मध्य प्रांत के मुख्यमंत्री बने, पंडित रविशंकर शुक्ल दोबारा मध्य प्रांत के मुख्यमंत्री बने। द्वारका प्रसाद मिश्र मध्य प्रांत के गृह मंत्री बने, द्वारका प्रसाद मिश्र गृह मंत्री बने। जबकि घनश्याम सिंह गुप्त, जबकि घनश्याम सिंह गुप्त विधानसभा अध्यक्ष बने।
अब बस इतना नोट करो, छत्तीसगढ़ से संविधान सभा में शामिल सदस्य, छत्तीसगढ़ से, हाँ, गृह मंत्री, और घनश्याम सिंह गुप्ता विधानसभा अध्यक्ष। अब लिखो, संविधान सभा में छत्तीसगढ़ से शामिल सदस्य। जो संविधान सभा 1946 में बनी थी, तो उसमें छत्तीसगढ़ से किसको किसको शामिल किया गया था? तो पहले थे नाम आपके रविशंकर शुक्ल, बैरिस्टर छेदीलाल और घनश्याम सिंह गुप्त। रविशंकर शुक्ल, बैरिस्टर छेदीलाल, घनश्याम सिंह गुप्त। अब नोट करो अगला पॉइंट, रियासतों से शामिल, या ऐसा नोट करो, छत्तीसगढ़ की रियासत से शामिल संविधान सभा में सदस्य, या ऐसे भी लिख सकते हो, संविधान सभा में छत्तीसगढ़ की रियासतों से कौन सदस्य शामिल हुआ? पहला है रघुराज सिंह सरगुजा से, रघुराज सिंह सरगुजा से, किशोरी मोहन त्रिपाठी रायगढ़ से, किशोरी मोहन त्रिपाठी रायगढ़ से, और राम प्रसाद पोटाई कांकेर से, राम प्रसाद पोटाई कांकेर से। उसी में एक पॉइंट लिखो, संविधान सभा की हिंदी प्रारूप समिति के अध्यक्ष, संविधान सभा की हिंदी प्रारूप समिति के अध्यक्ष घनश्याम सिंह गुप्त बनाए गए थे। संविधान सभा में हिंदी प्रारूप समिति के अध्यक्ष घनश्याम सिंह गुप्त बनाए गए थे। अब देखो, 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, तो इस आजादी के समय अलग अलग जगहों में अलग अलग लोगों ने झंडारोहण किया था, तो इसका नाम पूछा जाता है। तो लिखो 15 अगस्त 1947 को झंडारोहण, बस इतना हेडिंग डालो, 15 अगस्त 1947 को झंडारोहण। पंद्रह अगस्त 1947 को झंडारोहण। लिखो नागपुर के सीताबर्डी किले में, पहला पॉइंट, नागपुर के सीताबर्डी किले में पंडित रविशंकर शुक्ल, नागपुर के सीताबर्डी के किले में पंडित रविशंकर शुक्ल, रायपुर के गांधी चौक में वामनराव लाखे, रायपुर के गांधी चौक में वामनराव लाखे, रायपुर के पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में, जहां ऐसा ही वैसा ही के लिए दौड़ा रहे थे, रायपुर के पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में आर के पाटिल, आर के पाटिल, दुर्ग में घनश्याम सिंह गुप्त, दुर्ग में घनश्याम सिंह गुप्त, बिलासपुर में राम गोपाल तिवारी, बिलासपुर में राम गोपाल तिवारी। अब यहां पर एक चीज और नोट कर लो कि स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में रायपुर संभाग के कमिश्नर केवीएल सेठ ने, स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में रायपुर संभाग के कमिश्नर केवीएल सेठ ने 200 कैदियों को रिहा किया था। केवीएल सेठ ने 200 कैदियों को रिहा किया था। अब यहां पर थोड़ा सा जंगल सत्याग्रह,
और उसके बस इसमें आपको ये पढ़ना है कि जंगल सत्याग्रह किसने किया था और उसका नेता कौन था। कारण तो सभी को पता है, जंगल कानून का उल्लंघन करना था। सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह पहला जंगल सत्याग्रह था, कल पढ़ लिए थे। 21 जनवरी 1922, श्यामलाल सोम वही सब थे, विश्वंभर पटेल। अब यहां पर सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जंगल सत्याग्रह, हेडिंग डालो, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जंगल सत्याग्रह। हेडिंग है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जंगल सत्याग्रह। सबसे पहला है गट्टा सिल्ली जंगल सत्याग्रह। गट्टा सिल्ली जंगल सत्याग्रह धमतरी। गट्टा सिल्ली जंगल सत्याग्रह धमतरी, जून 1930। जून 1930। नाम में लिख लो, पंडित सुंदरलाल शर्मा, नारायण राव मेघावले। पंडित सुंदरलाल शर्मा, नारायण राव मेघावले नेतृत्व करता, यानी इन लोग हैं। बाकी बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, नथुजी जगताप सब थे। अगला लिखो यहां पर पोड़ी ग्राम जंगल सत्याग्रह बिलासपुर। पोड़ी ग्राम जंगल सत्याग्रह बिलासपुर, जुलाई 1930। नेतृत्वकर्ता रामाधार दुबे। जुलाई 1930, नेतृत्वकर्ता रामाधार दुबे। रामाधार दुबे। अगला है तीसरा नंबर, मोहबना पोड़ी ग्राम जंगल सत्याग्रह। मोहबना पोड़ी ग्राम जंगल सत्याग्रह। मोहबना पोड़ी ग्राम जंगल सत्याग्रह, बालोद, जुलाई 1930। आप बालोद ऑब्लिक दुर्ग करके भी लिख सकते हो क्योंकि उस समय दुर्ग था, दुर्ग या बालोद जो भी लिखना है। जुलाई 1930। नेता का नाम है नरसिंह प्रसाद अग्रवाल। नरसिंह प्रसाद अग्रवाल। अगला रुद्री नवागांव जंगल सत्याग्रह। रुद्री नवागांव जंगल सत्याग्रह, अगस्त 1930। अगस्त 1930। नेता वही है जो गट्टा सिल्ली के हैं, सुंदरलाल शर्मा, नारायण राव मेघावले, नथुजी जगताप। बस वहां पे उसके नीचे नोट करके लिखना, इस सत्याग्रह के दौरान सिंधु कुमार की गोली लगने से मृत्यु हुई थी। इस सत्याग्रह में आंदोलनकारी सिंधु कुमार की गोली लगने से मृत्यु हुई थी। सिंधु कुमार, सिंधु कुमार की गोली लगने से मृत्यु हुई थी। अगला है तमोरा जंगल सत्याग्रह, महासमुंद, सितंबर 1930। तमोरा जंगल सत्याग्रह महासमुंद, सितंबर 1930। यहां से व्यापम का फेवरेट क्वेश्चन है, बालिका दयावती का संबंध इसी से है, तो लिख लो। हाँ हाँ, वही बालिका दयावती बच्ची थी जिसने झापड़ मारा था एसपी दुबे को, जो कमिश्नर थे। तो नाम लिख लो, तमोरा जंगल सत्याग्रह सितंबर 1930, महासमुंद। बालिका दयावती शंकर राव गनोद वाले, यति यतनलाल, शंकर राव गनोद वाले, यति यतनलाल। यहां पे दयावती ने झापड़ मारा था ना, याद रखना, इसी सत्याग्रह में। अगला है लबरा ग्राम जंगल सत्याग्रह। लबरा ग्राम जंगल सत्याग्रह महासमुंद, सितंबर 1930। अरिमर्दन गिरी, अरिमर्दन
गिरी। लबराग्राम जंगल सत्याग्रह महासमुंद 1930, सितंबर 1930, अरिमर्दन गिरी। अगला है बांदा खार जंगल सत्याग्रह। बांदा खार जंगल सत्याग्रह कोरबा 1930, मनोहर लाल शुक्ल। कोरबा 1930, मनोहर लाल शुक्ल। बांदा खार जंगल सत्याग्रह मनोहर लाल शुक्ल 1930, कोरबा। इसका महीना फिक्स नहीं है। अगला है सारंगगढ़ जंगल सत्याग्रह। सारंगगढ़ जंगल सत्याग्रह 1930। नेता है धनी राम और जगत राम। नेता है धनी राम और जगत राम। अगला है छुई खदान जंगल सत्याग्रह राजनांदगांव 1938। छुई खदान जंगल सत्याग्रह राजनांदगांव 1938। नेता है समारू बरई। समारू बरई। याद रखना 1938 में हुआ है। और यहां पर एक नाम और लिख लेना, राम नारायण मिश्र हरसुल। राम नारायण मिश्र हरसुल। और इसको लगान बंदी आंदोलन भी बोलते हैं। लिख लो छुई खदान लगान बंदी आंदोलन, ऐसा करके लिख लो, छुई खदान लगान बंदी आंदोलन। तो लगान बंदी आंदोलन पूछेगा तो आपको राम नारायण मिश्र हरसुल आंसर लेना है। अगला देखो बदरा टोला जंगल सत्याग्रह। बदरा टोला राजनांदगांव 1939। बदरा टोला जंगल सत्याग्रह राजनांदगांव 1939। रामाधीन गोंड। रामाधीन गोंड ये शहीद हुए थे इस आंदोलन के दौरान। रामाधीन गोंड। अब छत्तीसगढ़ में अगर किसान आंदोलन देखेंगे तो वो किसान आंदोलन आपने पढ़ लिया है, ठीक है। एक लिख लो डोंडी लोहारा किसान आंदोलन 1937। 1937 से 39 तक चला था। डोंडी लोहारा किसान आंदोलन 1937 से 1939। नेता का नाम याद रख लो, सरयू प्रसाद अग्रवाल। सरयू प्रसाद अग्रवाल और नरसिंह प्रसाद अग्रवाल। अगर एक को चुनने आएगा तो सरयू प्रसाद अग्रवाल आंसर लेना। सरयू प्रसाद अग्रवाल या नरसिंह प्रसाद अग्रवाल। अब एक नोट करके लिखो, ऐसी रियासत जिसमें किसान आंदोलन, ऐसी रियासत जिसमें किसान आंदोलन आजादी के बाद भी चलता रहा, वो रियासत शक्ति रियासत थी। शक्ति रियासत ऐसी रियासत थी जिसमें किसान आंदोलन आजादी के बाद भी चला। अब रियासतों के विलीनीकरण के लिए एक चीज लिख लो कि रियासतों का विलीनीकरण कब किया गया, तो उसके लिए डेट लिख लो 1 जनवरी 1948। 14 रियासतों का विलीनीकरण किया गया था। छत्तीसगढ़ की 14 रियासतों का विलीनीकरण किया गया था 1 जनवरी 1948।
1 जनवरी 1948 छत्तीसगढ़ की 14 रियासतों का विलीनीकरण किया गया था। अब एक चीज और लिखो नोट करके, रियासतों के विलीनीकरण में ठाकुर प्यारेलाल सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका थी। रियासतों के विलीनीकरण में ठाकुर प्यारेलाल सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका थी। अगला पॉइंट लिखो, काउंसिल ऑफ एक्शन ऑफ छत्तीसगढ़ का गठन, काउंसिल ऑफ एक्शन ऑफ छत्तीसगढ़ का गठन 1946 में ठाकुर प्यारेलाल सिंह के नेतृत्व में हुआ था। काउंसिल ऑफ एक्शन ऑफ छत्तीसगढ़ का गठन ये रियासतों के विलीनीकरण के लिए बनी थी। 1946 में ठाकुर प्यारेलाल सिंह की अध्यक्षता में हुआ था। अगला पॉइंट है, खैरागढ़ में सेवा दल का गठन 1938 में, खैरागढ़ में सेवा दल का गठन 1938 में पद्मलाल पुन्नालाल बक्सी के नेतृत्व में किया गया। खैरागढ़ में सेवा दल का गठन 1938 में 1938 में पद्मलाल पुन्नालाल बक्सी के नेतृत्व में किया गया। इसी समय छुई खदान में, यानी 1938 में ही इसी समय छुई खदान में कांग्रेस की स्थापना हुई थी, क्योंकि रियासत थी छुई खदान तो उसमें कांग्रेस की स्थापना 1938 में हुई थी। अब एक चीज जो है वो आपको घर जाके, दो चीजें एक्चुअल में वो पढ़ना ही है जो नोट्स में नहीं है। देखो, एक आपको पढ़ना है मजदूर आंदोलन, ठीक है, मजदूर आंदोलन 1920 में हुआ है, 24 में हुआ है, 37 में हुआ है, तो इसको देखना ही है। मजदूर आंदोलन राजनांदगांव में हुआ था, ठाकुर प्यारेलाल सिंह के नेतृत्व में हुआ था। इतनी चीजें तो आपको पता है, राजनांदगांव में हुआ था। लेकिन एक चीज इसमें जाकर नोट देख लेना कि जो द्वितीय मजदूर आंदोलन था उसकी शर्तें क्या क्या थी, आंदोलन क्यों किया गया, और पहला मजदूर आंदोलन क्यों किया गया था। यानी वो भत्तों को बढ़ाना था, उनके काम की स्थिति को बेहतर करना था, ऐसे करके 2-3 मांगे थी। उसको पढ़ के जाना, नोट कर लो इसको। इसका मैं आप बोलो, मैं एक वीडियो का या फोटो का लिंक भेज दूंगा, स्क्रीनशॉट, 3 लाइन है, उसको पढ़ लेना, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि मजदूर आंदोलन, तो पेपर में अक्सर क्या क्वेश्चन आएगा, मजदूर आंदोलन कहां हुआ था, राजनांदगांव में हुआ था। कौन किया था, ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने। कितने मजदूर आंदोलन हुए, 3 मजदूर आंदोलन हुए 1920, 24 और 37 में, इतना 35-37 में, तो वो चीज याद रखना। और एक चीज और आपको देखना है, जो खुद से देखना है आपको, आदिवासी आंदोलन। क्या पढ़ना है आदिवासी आंदोलन में, नेता, वो आदिवासी आंदोलन कब हुआ, उसका नेता कौन था, बस, और सन, उसके अलावा कुछ नहीं। जैसे कि हलबा विद्रोह, तो हलबा विद्रोह आपको पता है अजमेर सिंह, 1774 से 79 तक आप ऐसे पढ़ लो, ठीक है। उसके बाद आप पढ़ते हैं आपका परलकोट का विद्रोह 1824-25, गेंद सिंह। परलकोट के विद्रोह के बाद तारापुर का विद्रोह, ठीक है, 42 से आपका जो चालू हुआ 54 तक चला, तो वो सब पढ़ना। दलगंजन सिंह, मेरिया विद्रोह, यानी किसमें हिडमा मांझी थे, किसमें आपके जो अलग अलग माड़िया विद्रोह 1876 में हुआ, भूमकाल का विद्रोह 1910 में हुआ। बस आपको क्या पढ़ना है, विद्रोह कब हुआ, उसके नेता कौन थे और कौन सा सन में हुआ। इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है, अंदर का पढ़ने की कोशिश मत करना। अगर पढ़ने का आपके पास टाइम है भरपूर, तो भूमकाल के विद्रोह को एक बार अंदर पढ़ लेना। भूमकाल का विद्रोह यानी उसमें यह पढ़ लेना कि जो आपका, जो कौन से बाजार में सबसे पहले आग लगाई गई, कौन से बाजार को जैसे कूका बाजार पढ़ते हैं, तो ये आपका वो सब पढ़ लेना एक बार। बस कौन से बाजार में कब लगी, कौन से में पहले लगी, बाद वाले इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे पहले और कब, समझ गए। उसका स्क्रीनशॉट में भेजूंगा, बस एक नजर मार लेना, और कुछ उसमें एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। समझ आ गया। तो हिस्ट्री यहां पर एंड है। अब जिसको बैठना है वो कंप्यूटर की क्लास होगी, जिसको बैठना है बैठो।